शंख की ऊर्जा से आरोग्य का शंखनाद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। आज बात हम उस ध्वनि की करेंगे जो पौराणिक धार्मिक स्तर पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार तो करती ही है, उसकी ध्वनि में विज्ञान का विधान भी छिपा है। आज शंख की इस पॉजिटिव एनर्जी की बात करेंगे, इसलिए क्योंकि ब्रिटेन के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में हुए शोध ने निकाला है कि शंख की आवाज में नींद का इलाज छिपा है। इतना ही नहीं, पहले भी वैज्ञानिक तौर पर यह सिद्ध हो चुका है कि शंख सांसों का शास्त्र साधने में भी लाभकारी है, यानी दिल और फेफड़ों की सेहत के लिए भी शंख बजाना बहुत फायदेमंद है। तो आज के इस शो में बात करेंगे इसी शंख की शुभ ध्वनि की, जिसमें छिपा है आरोग्य का खजाना। जानेंगे शंख ध्वनि का धार्मिक, पौराणिक और वैज्ञानिक महत्व। बात दरअसल यह है कि हाल ही में ब्रिटेन के एक प्रतिष्ठित इटर्नल हार्ट केयर और रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक ऐसा शोध किया है जो कि नींद की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। और इस रिसर्च के मुताबिक शंख बजाना स्लीप एपनिया के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। शंख बजाने को लेकर किया गया ये शोध नींद न आने की बीमारी में काफी असरदार साबित हुआ भी है। और महज 6 महीने के भीतर शंख बजाने के पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिले हैं। और रिसर्च में रिसर्चर्स ने जो पता लगाया है वो ये कि नींद न आने की समस्या से जूझ रहे मरीजों को रोजाना कम से कम 5 दिन तक 15 मिनट तक शंख बजाने का अभ्यास कराया। 6 महीनों की नियमित प्रक्रिया के बाद मरीजों की नींद के पैटर्न में सुधार देखा गया। शोध में यह भी पाया गया कि शंख बजाने से 34% मरीजों को गहरी और अच्छी नींद आई है, जबकि सामान्यतः नींद न आने की समस्या वाले मरीजों की संख्या इससे ज्यादा ही होती है। इटर्नल हार्ट केयर सेंटर के साथ इस नए शोध का परिणाम यह भी कहता है कि शंख बजाने से हमारे शरीर में तनाव कम होता है, स्ट्रेस कम होता है, दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिविटी का संचार होता है। इससे मानसिक शांति हमें मिलती है और नींद की समस्या दूर होती है। शंख बजाने की प्रक्रिया गले की मांसपेशियों का व्यायाम भी इससे होता है, जो कि सांस लेने के मार्ग को खोलने में सहायता करती है और इससे श्वास संबंधी परेशानियों से भी राहत मिलती है और नींद और ज्यादा अच्छी हो जाती है, बेहतर आती है। तो शंख बजाना एक पौराणिक परंपरा की तकनीक से जुड़ा हुआ है जो वैज्ञानिक तौर पर भी प्रमाणित हो रही है और इससे कई शारीरिक और मानसिक फायदे भी होते हैं। शंख बजाने से गले और तालू की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। ये प्रक्रिया शरीर में रक्त प्रवाह को बेहतर करती है, दिमाग को शांति प्रदान करती है। शंख बजाने से नाक में जमा वायु का संचलन सुधरता है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है और ऑक्सीजन का स्तर बेहतर होता है। फेफड़ों की सेहत के लिए भी शंख बजाना बहुत उत्तम माना गया है। दिल की बीमारियों के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद बताया गया है और किए गए शोध से यह भी सिद्ध हुआ है कि शंख बजाना नींद की गुणवत्ता को और ज्यादा बढ़ा देता है, उसमें मददगार भी साबित होता है। सनातन धर्म में शंख का विशेष महत्व बताया गया। इसे घर के मंदिर में रखना बहुत शुभ माना जाता है और धार्मिक ग्रंथों में शंख को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का बहुत प्रिय बताया गया और इसीलिए माना जाता है कि जिस घर में शंख होता है वहां भगवान विष्णु का वास होता है और जहां भगवान विष्णु होंगे वहां महालक्ष्मी स्वयं ही आती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। शंख को भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का प्रतीक और प्रिय माना जाता है और इसे शुभ और मंगलकारी माना गया है। शंख को फूंक मारकर बजाया जाता है और इसकी ध्वनि को शुभ भी माना जाता है और माना ही जाता है कि शंख को घर में रखने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। लेकिन कुल मिलाकर अभी देखा जाए तो अब विज्ञान भी इसको मानने लगा है। शंख जो है, शंख उसके जो शास्त्र के अनुसार, माइथोलॉजी के अनुसार ये कहा जाता है। देखिए, सब कुछ के शुरुआत में जैसे कुरुक्षेत्र लड़ाई जो शुरू हुआ था, उसके शुरू में भी शंख बजा रहे थे। पंचजन्य ऐसे नाम, बहुत सारा नाम है। तो किसने कौन सा शंख बजाया था वो भी मैंने गीता में दिया हुआ है, तो महाभारत में भी है। तो कुरुक्षेत्र, और फिर जब खत्म होता है, सूर्यास्त जब हो जाता था, तब क्या, तब भी शंख बजा के उस दिन का जो लड़ाई का कार्यक्रम खत्म करते थे। तो शुरू में भी है
अंत में भी है। तो ये इसका एक मन के लिए सिग्नल माना जाता है जो अभी शुरू हो सकता है, अभी बंद हो सकता है। तो इसके माइथोलॉजी के अनुसार जो है ये सती तुलसी जो है ना, तुलसी के हस्बैंड जो शंखचूड़ थे, तो शंखचूड़ जो है मैंने तुलसी के जब तक मैंने के लिए सतीत्व थे तब तक वो शंखचूड़ के वध करना मुश्किल था। तो इसलिए भगवान विष्णु जी ने ही शंखचूड़ के रूप मैंने लेके फिर तुलसी के पास आए थे। तो उसके बाद शिव जी ने शंखचूड़ को मैंने के वध किया था त्रिशूल से, इसलिए शिव जी के मंदिर में शंख नहीं बाजते हैं, नहीं बजाते हैं। उसका पूजा के जो हम लोग अर्घ्य बनाते हैं उसे तांबे का बनाते हैं, शंख वाला ये शंख नहीं यूज करते हैं क्योंकि त्रिशूल से ही उसको मारा गया था। इसलिए कहता है उसका जो क्षमता इतना था उसको कोई नहीं मार सकते थे। आज सती तुलसी के साथ उसका बन के विष्णु जी मैंने दुरुपयोग कुछ किया था, करने के बाद उसको अभिशाप दिए थे जो आप शिला रूप लोगे, हमें जितना कष्ट दिया है तो आपको भी शिला रूप में है। उसके साथ साथ बोले शंखचूड़ हमारे वजह से मैंने कि उसको मारना पड़ा, तो इसलिए शिव जी ने मारा है, मैं उसको धारण कर रहा हूँ, इसलिए विष्णु जी के हाथ में भी शंख है। ऐसे देवी दुर्गा के हाथ में भी शंख होता है। तो शंख एक मैंने कि मांगलिक चिन्ह भी मानते हैं, मांगलिक जो उसका आवाज ध्वनि है, ध्वनि भी शंख सबसे अच्छा माना। तो हमारे शास्त्रों में तो कहा ही गया कि शंख बजाना यानी कि पॉजिटिविटी का संचार, लेकिन अब विज्ञान भी इसको मानने लगा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ प्रतीक भट्ट जी इस वक्त एस्ट्रोलॉजर मौजूद है, डॉक्टर हरीश वर्मा पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, शारदा केयर हेल्थ सिटी से हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका त्रिवेदी योग गुरु भी हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर मोहसिन वली सीनियर कंसल्टेंट सर गंगाराम अस्पताल से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले शंख से ही कर लेते हैं। प्रतीक जी। बिल्कुल। तो शंख की जब बात होती है, कहा जाता है कि पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा आती है, तो हमारे शास्त्रों में कहा गया, लेकिन अब विज्ञान भी इसको मानने लग गया है। क्या है शंख में? तो विज्ञान ने आज नहीं माना था, 1928 में बर्लिन में मेडिकल साइंस ने ये शोध किया था, जहां जहां शंख की ध्वनि होती है वहां कीटाणु मरते हैं, मच्छर भागते हैं। ये 1928, आज से करीब 97 साल पहले। आज इसको नींद के साथ जोड़ा 97 ईयर्स। और रही बात नींद की, तो मेलाटोनिन कहते हैं रिलीज होता है जब आप शंख बजाते हैं। और ज्योतिष के लिहाज से समझे नवजोत जी, तो बृहस्पति को पॉजिटिविटी का कारक कहते हैं, और बृहस्पति कौन? भगवान विष्णु। इसीलिए कहते हैं शंख में भगवान विष्णु का वास होता है। और जहां भगवान विष्णु आते हैं, जैसा कि आपने कहा, महालक्ष्मी अपने आप आ जाती है। और हम सब इस समय अर्थ युग में हैं। जो कलयुग है वो अर्थ युग है। अगर धन नहीं है तो जीवन यापन करना बेकार हो माना जाने लगा है। तो इसलिए माँ लक्ष्मी और विष्णु जी का एक साथ साथ आना शंख की वजह से निश्चित तौर पर आपको आर्थिक शांति देता है, साथ ही साथ मानसिक शांति भी देता है। बिल्कुल। चलिए, अब ये तो बात हुई कि शंख, हमारे शास्त्रों में शंख के बारे में क्या कुछ कहा गया है, क्यों शंख इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब क्योंकि विज्ञान की बात आई है, तो डॉक्टर हरीश आप ही से शुरुआत करेंगे। आप पल्मोनोलॉजिस्ट भी हैं, क्या मानते हैं आप, जो शोध हुआ है, क्या शंख बजाने से अच्छी नींद आ जाएगी? डॉक्टर साहब, आपका ऑडियो शायद म्यूट पे है। जी नमस्कार। जी 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 सर। जो शोध हुआ है उसमें 15 पेशेंट्स लिए गए हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के, जिसमें हमारे सांस में रुकावट होती है। सोने के टाइम पे हमारे गले में सांस रुक जाता है। तो शंख बजाने की अगर हम थ्योरेटिकली स्पीकिंग, हाइपोथेटिकली बात करते हैं, तो उसमें रेस्पिरेटरी मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, जिसमें हमारी नेक मसल्स भी, ओरल मसल्स भी पार्ट होते हैं। अब उन मसल्स के अगर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो डेफिनेटली वो हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्प कर सकती हैं। इससे हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ने की काफी संभावना रहती है। और जैसे हम बाकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होते हैं, डीप ब्रीदिंग के लिए प्राणायाम, या हम नॉर्मल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंसेंटिव स्पायरोमेट्री यूज करते हैं, तो उस तरह की एक एक्सरसाइज हम बोल सकते हैं कि हमारी जो एक्सपिरेटरी मसल्स हैं उनके लिए काफ़ी ये असरदार हो सकता है।
और जो रिसर्च भी जो अभी लेटेस्ट जैसे आपने बताया, उसमें 4 to 5 जो सीपैप का प्रेशर है वो कम हो जाता है, और जो एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स है वो भी अप टू 5 मार्किंग तक कम हो जाता है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि माइल्ड केसेस जो हैं, माइल्ड टू मॉडरेट केसेस जो हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के, उनमें ये थेरेपी एज ए सपोर्टिव, एज ए एडजेक्टिव काफी हेल्पफुल हो सकती है। यानी कि इनिशियली अगर किसी को स्लीप एपनिया है तो जो हम कह सकते हैं कि इलाज हो सकता है वो इससे मुमकिन है। जी बिल्कुल, चलिए, ये कहना सही है। हाँ। बट फिर भी अभी जैसे ये इस तरह की रिसर्च ये फर्स्ट टाइम है कि एक शंख जैसी इक्विपमेंट ही बोल सकते हैं, एक तरह का मेडिकल थेरेपी में यूज हो रहा है, इट इज इक्विपमेंट टाइप। तो उसमें अभी और भी रिसर्च की जरूरत है। जैसे जो आर्टिकल इस पे पब्लिश हुआ है उसमें भी जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने भी इसको एक्सटेंड करने की, बाकी लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स में, लार्ज टाइप ऑफ पेशेंट्स में इसको यूज करने की आगे वो रिसर्च की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए उस पर आगे चर्चा करेंगे। डॉक्टर वली को इंक्लूड कर लेते हैं। डॉक्टर वली, विज्ञान भी मानता है कि शंख बजाने से स्लीप एपनिया की जो प्रॉब्लम है उससे छुटकारा पाया जा सकता है। अच्छी नींद अगर आपको चाहिए तो शंख बजाइए। मैंने तो बहुत पहले बजवाया था लोगों से कोविड में, मैंने ये शंख दिखाए थे कोविड में, ये अभी भी मेरी टेबल पे रखे रहते हैं और लोग पूछते हैं मुझसे कि ये क्यों रखें। एक तो ले गया एक पेशेंट मेरा, 3 थे ये। कोविड में मैंने आपके चैनल पे भी दिखाया था, आपको याद होगा कि ये शंख बजाना जो है ना, पहले तो ये कला है, हर एक के बस का नहीं है शंख बिल्कुल बजाना। सही कह रहे हैं आप। बहुत तकड़ा फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे सैक्सोफोन बजाते हैं कुछ लोग, वो उसकी बहुत प्रैक्टिस करते हैं तब उसमें प्रेशर आता है, उससे ज़्यादा कई गुना प्रेशर शंख में लगता है। और ये जब हम प्रेशर लगाते हैं तो हमारी एक्सपिरेटरी फेज पावरफुल हो जाती है। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे ना, हमारे लंग्स में भी डोले बनते हैं, मसल्स होते हैं। हमारे लंग्स में जो मसल्स होते हैं उनकी बेहतरीन एक्सरसाइज है जब हम ब्लो आउट करते हैं शंख को। और शंख से देखिए, एक तो हमारी प्रेजेंस का एहसास होता है, और शंख की जो ध्वनि होती है, हमारे यहाँ एक आचार्य शैलेश तिवारी आपकी चैनल पे भी आते हैं, वो बिल्कुल, हाँ। वो आचार्य शैलेश तिवारी नमस्कार अपना शंख बजा के करते हैं। और वो एक बार राष्ट्रपति जी के फंक्शन में आ गए, मैंने कहा ये फॉर्मल फंक्शन है, यहाँ शंख मत बजा लो एकदम से। तो उन्होंने आओ देखा ना तो आते ही शंख बजा दिया। प्रधानमंत्री जी भी थे उस फंक्शन में, तो सारे ऑडिटोरियम में राष्ट्रपति वन के शंख की ध्वनि गूंज गई। तो ये शंख बजाना जो है, पहले इसको सीखना चाहिए। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। देखिए, पुरानी चीजें हमारी बहुत अच्छी हैं, और ये इसको मैं हर एक पेशेंट को कहता हूँ। रेस्पिरेटरी तो होता है, आपने अभी बताया बहुत अच्छी अच्छी बातें। स्लीप में जो रिसर्च चाहिए, इसका सैंपल साइज बहुत छोटा है, लेकिन इसका एक भी बंदा बजाएगा तो उसको फायदा होगा। और रात में थोड़ा सा देख के बजाना चाहिए, भाई बच्चे सो रहे हैं घर में तो शंख बजाना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये पल्मोनरी एक्सरसाइज है, और इसके जरिए ऑक्सीजन जब अच्छी मिलेगी शरीर को, ये जो स्लीप एपनिया की बात करी है ना इन्होंने इस स्टडी में, तो ये जब लंग को ऑक्सीजन ज़्यादा भेजेगा शरीर में, तो हमारे ब्रेन में भी जाएगी, मसल्स में भी जाएगी, हर जगह जाएगी, हार्ट में भी जाएगी। तो दिस इज एन ऑक्सीजनेटर, इसको कहेंगे ऑक्सीजनेटर। डॉक्टर साहब ने कहा इक्विपमेंट, मैं कहूँगा ये पौराणिक ऑक्सीजनेटर है। और ये तो अलग अलग इसके नाम हैं। कुंती पुत्र ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया था, और नकुल और सहदेव ने मणि पुष्पक और सुघोष शंख बजाए थे। और पौंड्रम शंख, जिसकी गीता में बात की गई है अर्जुन के रेफरेंस से, पौंड्रम शंख, उसके इसको नाम दिए गए हैं, पौंड्रम शंख। तो ये शंख जो है, आज आपने बहुत अच्छा किया, टॉपिक चुन लिया। इसको हम स्टडीज से जोड़ के देखें या ना देखें, ये पौराणिक एक्सरसाइज है। जैसे योग पुरानी चीज है, शंख बजाना भी। और मैं तो बिल्कुल इसको बहुत खुशी हुई मुझे जब मुझे लगा कि आज शंख पे बात कर रहे हैं, और मेरी टेबल पे रखे हुए हैं शंख, बिल्कुल आए आपको। तो ये सीखना भी है बजाना, बिल्कुल। यानी हम ये कहें डॉक्टर साहब कि केवल विदेशों में नहीं, भारत में भी आप जैसे डॉक्टर्स तो वैसे ही इसको प्रमोट कर रहे हैं। और कोविड में भी बिल्कुल सही, मुझे याद है
आपसे जब चर्चा होती थी आप अक्सर इसका जिक्र करते थे और आपकी टेबल पर भी रखा हुआ है। बिल्कुल सही आपने कहा। चलिए इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार योग गुरु डॉक्टर प्रियंका त्रिवेदी आपको इंक्लूड कर लेते हैं। हम नॉर्मली कहते हैं कि जब नींद नहीं आती, योग में ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती। पहली बात तो आप बताइए कौन सी एक्सरसाइज होती है और कैसे इसको शंख से रिलेट किया जा सकता है? धन्यवाद। देखिए, शंख जैसे कि योग में हर एक तरीके का योग होता है, ऐसे एक नाद होता है जिसको शंख नाद योग कहते हैं। तो जब नाद योग करते हैं हम लोग, 15 मिनट का होता है नाद योग। उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी के साथ साथ आपके लंग्स, आपकी ब्रेन, ये सारी चीजें रिलैक्स होती है। इसमें ऑक्सीजन का प्रॉपरली तरीके से हमारा ऑक्सीजन आती है। जब ऑक्सीजन बॉडी में अच्छी होगी तो आप खुद ही देखिए, जब आपका ब्रेन रिलैक्स्ड होगा, बॉडी रिलैक्स्ड होगी, आप बिस्तर पे जाते ही सो जाते हैं। तो इसी तरीके से जो शंखनाद है उसका उपयोग अगर प्रतिदिन 10 मिनट या 5 मिनट के लिए करते हैं तो इससे एक तो हमारा हृदय की गति, हृदय की रक्तचाप अच्छी होती है, और इसके साथ साथ आपकी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, आपके जो लंग्स हैं वो पूरी तरीके से, देखिए अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि लंग्स की एक्सरसाइज होती है, तो ये एक्सरसाइज में इंक्लूड होता है। अगर हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो शंखनाद को अगर हम मान के चलते हैं, आप प्राणायाम ना करें, आप 5 मिनट का शंखनाद कर लें तो वो प्राणायाम के समान, उससे हमारे लंग्स स्पेंड होते हैं, और लंग्स जितने ज्यादा स्पेंड होते हैं उतनी ज्यादा आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है। शंखनाद के साथ साथ नींद को अच्छा बनाने के लिए आप भ्रामरी प्राणायाम करिए। तो भ्रामरी प्राणायाम कैसे करना है, आप सब हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीके से आप उंगलियों का इस्तेमाल करिए और नाक से सांस लीजिए, फिर दोनों नाक को हल्के हाथों से बंद करते हुए एक्सेल करेंगे लाइक हमिंग। ये भ्रामरी प्राणायाम है, और इसको करने से देखिए आपके ब्रेन है वहां पे प्रॉपर्ली ऑक्सीजन जाएगा, और जब ऑक्सीजन अच्छा होता है तो आपका ब्रेन रिलैक्स्ड मूड में आ जाता है। और ये जो भ्रामरी प्राणायाम है ये आप कोशिश करें कि रात में सोने से पहले 10 बार जरूर करें। इससे आप देखिए जो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, मैं देखती हूँ लोग रात रात भर जगते रहते हैं, घंटों जगते रहते हैं, नींद आती ही नहीं है। आज ही करके देखिए, आप अच्छी नींद ना आए तो फिर आप कहिएगा। और इसके साथ साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जैसे 10 to 1 तक आए, 10 पे आप लंबी गहरी सांस लें, 9 पे थोड़ा उससे कम, 8 पे उससे कम, 7 पे उससे कम, 1 तक आते आते आपकी ब्रीथ एकदम नॉर्मल हो जाती है। और आंखें बंद करके आप लेटें, दोनों हाथ करके, बड़ी ढीली छोड़ करके, आपको अच्छी नींद आएगी। दुनिया भर का स्ट्रेस है, दुनिया भर की एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आजकल कैसे बचें? तो जो शंखनाद है, जो योग है, इसको करके भी एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो आप लोगों ने इस बात पर चर्चा की, मुझे अच्छा लगा। मैं चाहूंगी हर कोई 5 मिनट निकाले, शंखनाद को अपने जीवन में। मतलब आप इसको सीधे तौर पर कह रही हैं कि जिस तरह से हम प्राणायाम करते हैं, अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं तो वो भी इक्वल है, लेकिन अगर आप शंख बजा रहे हैं तो वो भी बिल्कुल वैसा ही है। डॉक्टर हरीश, आपके पास आते हुए क्या बड़ा कारण आप देखते हैं नींद ना आने का? स्लीप एपनिया अगर किसी को होता है, उसका एक बड़ा कारण क्या रहता है? देखिए, जो स्लीप एपनिया है, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम भी बोलते हैं, उसका सबसे मेजर कारण है ओबेसिटी। जिन लोगों का BMI, बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा है, मोर देन 35 है, उनमें बहुत परसेंटेज में, मोर देन 70% में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसके अलावा जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट हैं, थायराइड डिजीज है, या हार्ट डिजीज है, स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं, या जिनको कोई एनाटॉमिकल एब्नॉर्मलिटी है, जैसे अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें अपने फेस के, शॉर्ट मैंडिबल है, माउथ ओपनिंग कम है, या उनका जो गले का तालू है उसका साइज बढ़ा हुआ है, जो या टंग का साइज बढ़ा हुआ है, जो इस तरह के पेशेंट्स हैं, उनमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया काफी कॉमनली पाया जाता है। तो ये पेशेंट्स हैं, इनमें एक सेट ऑफ पेशेंट में शंख बजाने जैसी थेरेपी से रेस्पिरेटरी मसल्स स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, नेक मसल्स, ओरोफेरेंजियल मसल्स स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, और उससे फायदा मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार डॉक्टर वली आपके पास आते हैं, स्लीप एपनिया कौन कौन सी ऐसी बीमारियों को जन्म देता है? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, पहले बच्चों से शुरू कर देता हूँ। बच्चों में जब नाक के पीछे का टॉन्सिल, जिसको एडिनॉइड्स कहते हैं, वो बड़ा हो जाता है ना,
तब ये बच्चों में भी खर्राटे आते हैं। कुछ मदर्स आती हैं जो डॉक्टर से कहती हैं कि साहब हमारा बच्चा तो घड़घड़ाहट आती है इसके सांस में, सोते हुए चौंक के उठ जाता है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। एक्चुअली एपनिया तो कहते हैं सांस के रुक जाने को। जैसे एनीमिया वर्ड है कि एनीमिया का मतलब जीरो ब्लड इन द बॉडी, एपनिया का मतलब स्ट्रेट लाइन इन द ईसीजी टाइप, सांस रुक गया। तो ऐसा नहीं है, हाइपोनिया होता है, हाइपो वेंटिलेशन होता है लंग्स का। तो आपने कहा कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? सबसे पहले तो इसमें ब्रेन को ऑक्सीजन कम जाती है और इससे हमारी स्लीप प्रभावित होती है, हमारा एंगर प्रभावित होता है, गुस्सा ज्यादा आता है, और बॉडी बिहेव्स इन ए हाइपोक्सिया, यानी ऑक्सीजन की कमी के साथ बॉडी बिहेव करती है। तो हम लोगों के टाइम में तो ये बताया जाता था कि जब ऑक्सीजन बॉडी में कम जाती है तो हर ऑर्गन प्रभावित होता है, और उसका नाम होता था उस समय हमारे टाइम में क्लाउडी स्वेलिंग ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स। तो एपनिया जो है वो उससे बहुत सारी बीमारियों को हम जोड़ते हैं, या हाइपोपनिया, इसका जो आम भाषा में इसको स्लीप एपनिया ही कहते हैं। तो इससे सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है क्वालिटी ऑफ स्लीप पे होता है, लेंथ ऑफ स्लीप पे होता है, और फिर हमारी मेटाबॉलिक जो स्टेटस है वो खराब हो जाता है। हमारे शरीर को जो सोने के बाद आराम मिलना चाहिए वो नहीं होता। तो कुछ लोगों को हम रिलेट कर सकते हैं इसको लाइपिड के इंक्रीज होने से, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से, कुछ लोगों को हम रिलेट कर सकते हैं इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम से, और ये होता ही मोटे लोगों को है ज्यादा, और एसेंशियली मोटे लोगों को होता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो दुबले उनको नहीं होता। जो डॉक्टर साहब ने अभी एनाटॉमिकल एब्नॉर्मलिटीज गिनवाई हैं, अगर वो एक दुबले व्यक्ति में हो तो उसको भी होगा। और पहले इसको हम बीमारी नहीं समझते थे। बिल्कुल। अभी क्या है ना, पहले तो कहते थे खर्राटे आ रहे हैं, ये वही खर्राटे हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो खर्राटे जब आते थे तो लोग कहते थे भैया इसको खर्राटे आ रहे हैं, बस। अब इस पे इतनी रिसर्च हुई है, अब मैं आ रहा हूं मुद्दे पे आपके सवाल के। हाँ। कार्डियक एरिथमिया हो जाता है जब आदमी को खर्राटे आते हैं ऑक्सीजन की कमी से, कार्डियक एरिथमिया। और बहुत से लोगों को जो हमने बात की है बार बार कि सडन डेथ हुई है सोते सोते, उसमें ये स्लीप एपनिया और ऑक्सीजन का न मिलना सोते समय हार्ट को, ये एक बहुत प्रमुख कारण है। तो सडन कार्डियक डेथ और शुगर का बढ़ना, स्ट्रेस का होना, सुबह को क्लाउडी रहना, ब्रेन फॉग होना, इरिटेशन होना, गुस्सा आना, और ये सब पूरी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो इससे प्रभावित होता है। ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है। अभी इसके लिए हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, सर्जरी तक करवा देते हैं मरीज की अगर ये स्लीप एपनिया होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे पहले तो मुंह सूखता है, मुंह सूखता है, और उसके बाद जो है आंख भी खुल जाती है कभी कभी, और चौंक के आप जाते हैं बाथरूम, फिर पेशाब करते हैं, आके सोते हैं, कभी कभी लोग टहलते हैं। तो ये इंडिकेशन होता है कि आपके हार्ट में कुछ गड़बड़ हुई सोते सोते, एरिथमिया हुआ, या आपको किसी और चीज ने चौंकाया। तो ये बहुत बड़ा आज कार्यक्रम है। यानी ये सीधे सीधे स्लीप एपनिया से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हार्ट और स्लीप एपनिया दोनों से, और ऑक्सीजन की कमी से ही होता है। बिल्कुल। मैं आती हूँ डॉक्टर साहब आपके पास एक बार। प्रतीक जी, ऑक्सीजन की कमी इससे होती है, ऑक्सीजन की कमी से नहीं होता तो मोटापे से है। ठीक है। सांस के पैसेज के नर्वों से होता है। जैसे साइलेंसर गाड़ी का चोक हो गया, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, ऐसे ही ये गले का जो ट्रैक है ये चोक हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी स्लीप एपनिया से होती है, ना कि ऑक्सीजन की कमी से स्लीप एपनिया होती है। और उसी को सही करने के लिए जैसा कि योगाचार्य भी बता रही हैं कि प्राणायाम आप कर सकते हैं, और यहीं पर फिर शंख की भूमिका और ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? आप शंख बजाएंगे तो जाहिर सी बात है कि सिस्टम पूरा ठीक होगा। प्रतीक जी, कितने तरह के शंख होते हैं? देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। 3 तरह के मुख्य शंख होते हैं, वामवर्ती, दाएंवर्ती एंड मध्यवर्ती। हमारे शास्त्रों में जिक्र है खास तौर से मोती शंख का भी और कामधेनु शंख का भी, गाय की आकृति का होता है। लेकिन 3 जो मुख्य हैं, वामवर्ती, दक्षिणवर्ती और मध्यवर्ती। तो दक्षिणवर्ती शंख विष्णु जी की को स्नान कराने के लिए, विष्णु जी की पूजा करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है, घर में स्टेबिलिटी लाने के लिए। वामवर्ती शंख सुख और समृद्धि बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है, और माँ लक्ष्मी का वास होता है इसमें। एक होता है मध्यवर्ती शंख, जिसे गणेश शंख बोलते हैं, जो रेयर ऑफ रेयरेस्ट मिलता है, और इसको अगर मिल जाए घर में रखने से तमाम तरह की सारी समस्या, क्योंकि गणेश जी को विघ्नहर्ता बोला गया है,
कहते हैं खत्म हो जाती है। तो ये तो रही बात 3 प्रकार के शंखों की, लेकिन एक बात समझ लीजिए, क्यों कहा जाता है नवजोत जी, आपने अक्सर सुना होगा शंख में पानी रख के रात भर रख लीजिए और सुबह उठ के उसे पी लीजिए, कैल्शियम की कमी खत्म हो जाएगी, हड्डियां ठीक हो जाएंगी। क्यों? शंख में कैल्शियम कार्बोनेट 95% पाया जाता है, गंधक की मात्रा भी होती है। कहते हैं इसमें रखा हुआ पानी अमृत समान होता है और आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी को दूर करता है। तो देखिए कैसे विज्ञान और शास्त्र आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हाँ। दूसरी एक बात, कहते हैं स्त्रियों को जिनको कंसीव करने में प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम भी इससे काफी हद तक सॉल्व हो सकती है, क्योंकि हम OSA जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एनीमिया बोल रहे हैं, वो तो होता ही है सॉल्व, क्योंकि मेलाटोनिन बढ़ता है। लेकिन कंसीव करने की पावर, क्योंकि शंख जल तत्व से बना है, समुद्र में पाया जाता है, घोंगे की ऊपर की बॉडी है, तो कहा जाता है जिसका जन्म जल से हुआ है। और आपने भी सुना होगा कि लेडीज के लिए वाटर बैग वगैरह कितना इंपॉर्टेंट है, हमारी सबकी बॉडी में वाटर परसेंटेज है। तो इसलिए कहते हैं कंसीव जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, मेरी माताएं बहनें, उनको भी शंख बजाना चाहिए। एक चीज यहाँ थोड़ी सी जोड़ेंगे नवजोत जी, क्योंकि डॉक्टर वली ने एक बहुत अच्छी बात करी, ब्रेन फॉग। तो ब्रेन फॉग है क्या ज्योतिष के संबंध में? राहु। और हम सब कहते हैं अगर राहु को शांत करना है तो किसकी पूजा करी जाए? विष्णु जी की। और शंख कहीं ना कहीं समर्पित है विष्णु जी को। जिस तरह तो कहीं पे भी जो फॉग है, धुआं है, वो सब राहु है। तो निश्चित तौर पर इसकी पूजा करने से, विष्णु जी की पूजा करने से, शंख बजाने से ब्रेन फॉग साइंटिफिकली तो दूर होता ही होता है, शास्त्रों में भी उसका वर्णन है। शंख के कुछ और पहलू पर चर्चा कर रहे थे, बता रहे थे कि शंख का महत्व क्यों है, केवल हमारे ब्रीदिंग सिस्टम को ज्यादा स्ट्रांग नहीं करता है, बल्कि कैल्शियम की कमी भी इससे दूर होती है। एक बार एक इस पर जवाब डॉक्टर हरीश पहले आपसे, फिर डॉक्टर वली आपके पास आऊंगी। जी, जैसे कितना प्रामाणिक है ये, क्योंकि अक्सर विरोधाभास देखा गया है ना, लेकिन आज की तारीख में विदेशों में भी हमारे शंख की सराहना हो रही है, कहा जा रहा है कि शंख बजाइए और अच्छी नींद पाइए। देखिए, जहां तक सवाल है कि शंख में पानी लेके हमें रोज पीना है, तो उसमें मैं एज ए डॉक्टर एडवाइस करूंगा कि थोड़ा सावधानी बरतें, क्योंकि ये एक कंज्यूम करने का इशू, इसको हम शरीर के अंदर ले रहे हैं पानी को। और जैसे हमारे पुराने लोग भी कहते हैं कि पानी को हमेशा रात को ढक के ही रखना चाहिए, जो भी खाने पीने की चीज है, ताकि उसमें डस्ट या और कोई चीजें अशुद्धियां ऐड ना हो जाएं। तो सबसे मेजर कंसर्न तो यही रहेगा कि भाई उसमें वो पानी हाइजीनिक है कि नहीं पीने के लिए। कैल्शियम ऐड हो सकता है कुछ अमाउंट में, जैसे हम तांबे के बर्तन में या फिर आयरन के बर्तन में अगर पानी स्टोर करके रखते हैं तो उसमें कुछ उसका मेटल कंटेंट ऐड हो जाता है, और ऐसे ही कैल्शियम भी ऐड हो सकता है। बट थोड़ा सा कंसर्न ये हमेशा इसी पर एक बार डॉक्टर वली आपकी राय क्या है? मेरी राय बहुत सिंपल है, मैं तो प्रिस्क्राइब करता हूँ शंख पुष्पी, उस दवा का नाम है, ऐड भी आता है उसका कई चैनल्स पे। शंख पुष्पी को, इसको ही कैल्शियम को क्रश करके बनाया जाता है। लेकिन अगर इसका कैल्शियम इतना सॉल्युबल होता कि इसमें पानी पीने पे पानी में आ जाता, तो सारे घोंघे के शेल घिस जाते पानी में, समुद्र में, वहां पे तो नमक भी होता है। तो नहीं, यूं नहीं है, आप शंख की कैल्शियम को खा सकते हैं, और ये बहुत सबसे प्योर और अल्ट्रा प्योर और सबसे पौष्टिक कैल्शियम होता है। और इसमें पानी वानी रख के तो गिर जाएगा, कारपेट गीला हो जाएगा मेरा, तो मैं तो नहीं रखूंगा, बिजली का लैंप में चला जाएगा, करंट आ जाएगा। तो ये अभी मैं इसको वो नहीं कर रहा, मैं इसकी वो नहीं कर रहा, वो काट नहीं कर रहा। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि शंख पुष्पी से, शंख से तो सबसे अच्छी कैल्शियम की आयुर्वेदिक दवा बनती है जनाब। और ये कैल्शियम का सबसे प्योर सोर्स है। सबसे ज़्यादा लेडीज़ के बारे में जब हम कैल्शियम की बात करते हैं, तो इसमें कैल्शियम के अलावा आजकल मैग्नीशियम की जो बात हो रही है वो भी होगा। इसमें जो शेल है ना, ये दिस इज ए शेल विच सर्वाइव्स द सी सॉल्ट एंड सी वाटर प्रेशर। तो ये कितना मजबूत होगा, हमारी हड्डियों से भी मजबूत होगा। तो जब जो शंख खाएगा तो उसकी हड्डियां भी शंख जैसी मजबूत हो जाएंगी। ये इसमें मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। ये इसका कैल्शियम बेस्ट कैल्शियम है। लोग कहते हैं खड़िया खा लो, और शंख की भस्म भी बनाते हैं, वो जोड़ों के दर्द में फायदा करती है। और शंख भस्म से बहुत सारी और भी दवाएं बनती हैं। लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में मददगार होती है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखती है। हाँ, एक चीज रह गई थी, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से
हाइपरटेंशन जो है वो रेजिस्टेंट हो जाता है। बहुत बड़ा ये कारण है कि आदमी ब्लड प्रेशर की भी दवाई खा रहा है, डॉक्टर वाली का इलाज भी करा रहा है, फिर भी ये अपना गया दूसरे डॉक्टर के पास या आज तक के ऑफिस में नवजोत जी ने ब्लड प्रेशर देखा तो उसका ब्लड प्रेशर ही कंट्रोल नहीं है, डॉक्टर वाली फेल। तो ये रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन इसको कहते हैं। नहीं होता है रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है फेलियर ऑफ आवर ट्रीटमेंट ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसका ये इलाज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका इलाज शंख में छिपा है। हाँ, और ये ऐसा हुआ है नवजोत जी, जो लोग दवा खा रहे हैं ब्लड प्रेशर की और सोते सोते ब्रेन हेमरेज हो गया, वो इसमें निश्चिंत थे कि हम दवा खा रहे हैं बढ़िया, और उनका रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन था जिसमें 4 दवाएं देनी पड़ती हैं भाई परिभाषा, तो वो उनको रात में सोते सोते ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, शंख बजाओगे तो ऐसे नहीं होगा, तो रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन नहीं होगा, जीवन लंबा होगा। बहुत अच्छी बात आज हमने की इस कार्यक्रम में, बहुत शुभ है। और आज तो देखिए कृष्ण जी का भी उत्सव है, अर्जुन कृष्ण ने साथ जाके उसमें शंख बजाया था, गीतोपदेश में है ये। और मैं तो ये इसी शंख से कोविड के प्रोग्राम की शुरुआत करता था। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है डॉक्टर साहब। एक बार डॉक्टर प्रियंका त्रिवेदी आपको इंक्लूड कर लेती हूँ। शंख को बजाने का या फिर हम कहें कि उसको यूज करने का, जैसा प्रतीक जी भी बता रहे हैं, डॉक्टर वली भी उसका एक साइंटिफिक पक्ष रख रहे हैं, क्या तरीका है और कितनी बार शंख हम बजा सकते हैं? क्या कोई विशेष पहर है जिस टाइम हमें बजाना चाहिए अगर हम अपनी सेहत को दुरुस्त रखना चाहते हैं? तो देखिए, जैसा कि अभी सभी लोग बता रहे, जैसा कि महाभारत भी शुरू हुई थी तो शंखनाद के साथ ही शुरू होती थी और शंखनाद के साथ ही में अस्त होता था, महाभारत का अंत होता था। तो उसी तरीके से सुबह का समय बहुत अच्छा, जैसे सूर्योदय होता है, सूर्योदय के समय अगर आप शंख बजाते हैं तो एक तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है सूर्य की, दूसरी आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है शंख की। देखिए, शंख बजाने से नकारात्मकता तो दूर होती है। देखिए, आप किसी मंदिर जाते हैं क्योंकि वहां पे शंख हमेशा बजता रहता है, आपका मंदिर में बैठने का मन करता है। उसी तरीके से अगर आप अपने घर में शंख बजाते हैं, सुबह शाम 2 बार बजाया जाता है, सुबह और शाम, तो आपके घर की नेगेटिविटी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। और शंख बजाने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप लंबी गहरी सांस को अंदर खींचिए, ठीक है, बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना है आपको। शंख को हल्का सा होठों पे रखकर इस तरीके से, और फिर उसको आप बजाइए ऊपर करके। जब गला ऊपर करते हैं तो देखिए यहाँ से चेस्ट भी एक्सपेंड हो रहा है और आपके गले के मसल्स भी स्ट्रेच हो रही हैं, तो ये आपके ऑक्सीजन के साथ साथ आपके गले के मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है। फिर आप अच्छे से, जितनी अच्छी आपकी ध्वनि निकाल सकते हैं शंख की, उतनी अच्छी ध्वनि आप निकालिए। ये तरीका है शंख बजाने का। और शंख की जब ध्वनि निकलती है तो आप देखिए, जब घंटा, घड़ियाल, शंख, ये सब ध्वनियां निकलती हैं तो आप देखिए जितनी भी नेगेटिविटी होती है वहां से दूर हो जाती है। लोग सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, जैसे कि ज्योतिषाचार्य जी ने कहा, सत्यनारायण भगवान जी की जब कथा होती है तो उसमें शंख का विशेष महत्व है। बिना शंख की कथा पूरी नहीं होती है। और जिस घर में, जहाँ पे सत्यनारायण जी की कथा होती, वहां से नकारात्मकता अपने आप दूर हो जाती है और सकारात्मकता को, ठीक है। तो इसको तो हम आध्यात्म और धर्म से जोड़ रहे हैं, लेकिन इसके साइंटिफिक पहलू पर भी दोनों डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं। लेकिन प्रतीक जी, आपके पास आते हैं, शास्त्रों में और क्या क्या बताया गया शंख के बारे में? देखिए, शास्त्रों में कहा गया है सुख समृद्धि का कारक, क्योंकि भगवान विष्णु को समर्पित है। और अगर कुंडली के माध्यम से समझें तो भगवान विष्णु को कुंडली में केंद्र स्थान की सत्ता प्राप्त है और माँ लक्ष्मी को त्रिकोण स्थान को धन कहा गया है, इसे माँ लक्ष्मी को समर्पित है। और शंख में, क्योंकि दक्षिणवर्ती शंख से ही विष्णु जी को स्नान कराते हैं, और जैसा कि प्रियंका जी बता रही थी, सत्यनारायण भगवान की कथा में इसका महत्व है, इसीलिए है विष्णु जी को समर्पित होने की वजह से। अब उसका एक और वजह समझ लीजिए, जब आप शंखनाद करते हैं, यह विजय का प्रतीक है। वो विजय शत्रुओं पर हो सकती है, वो विजय कर्जे पे हो सकती है, वो विजय नौकरी में कहीं ना कहीं सफलता के लिए हो सकती है। बच्चों को शंख बजाना क्यों कहा जाता है? कहते भी हैं कि भगवान विष्णु की कृपा हो जाए तो शिक्षा सुचारू रूप से चलती है। और उसको साइंटिफिक तरीके से अगर समझें तो कहते हैं ब्रेन की मसल्स बेटर होती हैं, और अगर आपकी मसल्स बेटर होंगी, आपको नींद अच्छी आएगी, आपकी सांस लंग से क्लियर आएगी, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं जीवन सही रहेगा। जैसे कि अगर भूख तभी नहीं लगती जब पेट साफ नहीं होता है, तो वही चीज़ें हैं, ब्रेन से सब कुछ कनेक्टेड है, सांसों से, ब्रेन से, और शंख डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व है। जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे, मैं भी निश्चित तौर पर मानता हूँ, आप पानी मतलब कि ऐसे खुले में रख के नहीं छोड़ सकते, लेकिन जिसमें इतना ज़्यादा शंख मौजूद है, डॉक्टर वली कह रहे हैं शंख पुष्पी इससे बनाई जाती है,
तो निश्चित तौर पर आप इससे शंख में जब पानी रख के पीते हैं, जैसे तांबे के कलश में रखते हैं, तो किसी एक पात्र में रखिए, इसमें पानी भर के इसे रोज पीने से बच्चों को शिक्षा में लाभ, कैल्शियम की मात्रा, मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि कैल्शियम की गोली आप इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आपके अंदर कैल्शियम की जो भी पावर है वो बढ़ाता है। उसी के साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ महाभारत काल की भी चर्चा हो रही है, तो इसे विजय का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं किसी भी तरह की विजय में शंखनाद किया जाता है, और जब भी आप ये करते हैं आसपास की आसुरी शक्तियां, आज की डेट में आसुरी शक्तियां हो गए हैं कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, मच्छर, ये दूर होते हैं, और एक तरह से इससे ओम की आवाज निकलती है। और ये तो नासा तक भी मानता है कि ओम, लगातार सूर्य ओम का जाप कर रहे हैं, और ओम से कहीं ना कहीं हमारा आज्ञा चक्र बेहतर होता है, जो कि डायरेक्ट ब्रेन को कवर करता है। तो सब कुछ मिला जुला है एक दूसरे से। शंख की ध्वनि से कहीं ना कहीं ब्रेन एक्टिव होता है, और ब्रेन अगर आपका प्रॉपर एक्टिव है तो नींद से लेकर तमाम समस्याओं से निजात मिल जाती है। इसीलिए कहते हैं एंजाइटी है अगर, स्ट्रेस है अगर, तो आप शंख बजाइए, क्योंकि मेलाटोनिन रिलीज होगा, मेलाटोनिन रिलीज होगा बॉडी में तो नींद बेटर आएगी, स्ट्रेस कम होगा। तो हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ज्योतिष और विज्ञान इस मामले में साथ साथ चलते हैं। चलिए, शंख से कहा जाता है डॉक्टर हरीश की सांसों के शास्त्र को हम साध सकते हैं। ऑन एन एवरेज एज ए डॉक्टर आप क्या रिकमेंड करेंगे, किस तरीके से, कौन सा समय, कब हम शंख बजा सकते हैं, कितनी बार शंख बजा सकते हैं, उसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? देखिए, जो बीइंग ए डॉक्टर या पल्मोनोलॉजिस्ट, मैं वही सजेस्ट करूंगा जो साइंटिफिकली प्रूवन है। अभी ये रिसर्च है, इनिशियल फेज है, इसको हम एज ए लाइफस्टाइल इंटरवेंशन में इंक्लूड कर सकते हैं, कि हमें जैसे प्राणायाम को हम अपनी थेरेपी में इंक्लूड करते हैं, या एक्सरसाइज को करते हैं, या वेट लॉस को करते हैं, वैसे ही हम इसको भी अपनी एज ए लाइफस्टाइल इंटरवेंशन इंक्लूड कर सकते हैं। अभी इतने इनिशियल फेज में केवल ये रिकमेंड करना कि इससे सब कुछ सही हो जाएगा, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। बट हाँ, ये ज़रूर है कि हम अपनी रेस्पिरेटरी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज के तौर पे रोज 10 से 15 मिनट, जैसे रिसर्च में 15 मिनट्स का उन्होंने ड्यूरेशन यूज किया है, कि डेली 15 मिनट शंख बजाने से हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जा रही हैं, तो वैसा हम एडवाइज कर सकते हैं। बट उसमें भी कुछ पेशेंट डेफिनेटली एक्सक्लूड करने होंगे, जैसे पोलिप के पेशेंट हैं, जिनके गले में पोलिप है, या नेजल पोलिप है, या उनको कोई लंग्स में कोई बुलस लंग डिजीज है, या कभी न्यूमोथोरेक्स की हिस्ट्री रही है, तो उस तरह के पेशेंट में डेफिनेटली हम एडवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि शंख में बहुत ज़्यादा प्रेशर से एयर एक्सेल की जाती है, जिससे हमारे लंग्स की मेम्ब्रेन पे भी काफ़ी जोर आता है, और उनमें न्यूमोथोरेक्स होने का रिस्क बन सकता है। तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, इतनी स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज को करने से पहले मैं यही एडवाइस करूँ। बिल्कुल। डॉक्टर वली, स्लीप एपनिया का क्या हमारे डाइजेशन के साथ भी कुछ कंसर्न है? हाँ, देखिए, ये जो मोटे लोगों को होता है ना, तो उनका डाइजेशन तो इसलिए खराब रहता है, वो खाना ज़्यादा खाते हैं तो मोटे होते हैं, तो वो खाना खाते ही हैं ज़्यादा। एक तो बैकग्राउंड ये है। दूसरे, स्लीप एपनिया की वजह से आपको वो डीप रिलैक्सेशन बॉडी का नहीं मिलता, स्ट्रेस रहती है स्लीप में। आपको तो हार्ट अटैक तक का रिस्क मैंने बता दिया है, रिदमिया का बता दिया, रिस्क ऑफ सडन डेथ बता दिया, और मेटाबॉलिक इश्यूज भी इसमें मेंशन्ड है। और इसमें सबसे ज़्यादा डाइजेशन तो वो खाते ही ज़्यादा है, उनका खराब रहेगा ही रहेगा, नींद भी नहीं आएगी, खट्टे डकारे भी आएंगी, एसिडिटी भी रहेगी, कर्मटे भी बदलते रहेंगे, वो फिर देखते रहेंगे कौन सी साइड पर सोना अच्छा है, ज़्यादा ठूस के। लेकिन डे टाइम उनका ख़राब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। डे टाइम फटीग होती है उनको, जहाँ बैठेंगे सर झुका के सोने लगेंगे। आजकल तो वैसे ही जनरल बीमारी हो गई। लेकिन एक शंख की बात मुझे अभी इसी प्रोग्राम में जो समझ में आई ईमानदारी से, कि जो पोल्यूशन से यूनिवर्सली लोगों के लंग पे इफेक्ट हो रहा है, जिससे हमारा जीवन लाइफ जो है करीब करीब 10 से 11 साल कम हो रहा है दिल्ली जैसे शहरों में रह के, उसके लिए मेरे ख्याल से अगर सबसे अच्छी नॉन इन्वेजिव कोई एक्सरसाइज है वो शंख है। इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 1-2 मिनट भी बनाना इसका बहुत मुश्किल है जनाब। उन्होंने तब क्यों 10 मिनट लिख दिए रिसर्च में। इसको अगर 2 मिनट बजा लेना कोई कंटिन्यूअस, ऐसे लोगों के अलावा, जैसे मैंने अभी आचार्य जी का नाम लिया, शैलेश तिवारी का, और एक हमने बनारस से बुलाए थे अपने एक प्रोग्राम में, विज्ञान भवन में, उन्होंने शंख बजाया था, 3.5 मिनट तक कंटिन्यूअस बजाया था। उनकी कुछ टेक्निक रही होगी, सांस लेते रहे होंगे, शंख बजाते रहे होंगे।
तो शंख बजाना जो है ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, इसको हमें अपने रूटीन में दाखिल करना चाहिए। आप इस प्रोग्राम के बाद रोज ना हो तो एक दिन छोड़ के हफ्ते में 3 दिन 1 से 2 मिनट काफी है। और शंख बजाने से कोई नुकसान नहीं है। अगर हवा ही निकल जाए शंख बजाने में तो कोई भी बात नहीं है, प्रैक्टिस से इसमें जो ध्वनि निकलती है वो आ जाएगी। और ये ध्वनि जो है इससे बहुत फायदे होते हैं, तरंगों के बहुत फायदे होते हैं। हमें क्या पता क्या क्या होते हैं, हमें डॉक्टरी में नहीं पढ़ाते लोग ऐसी चीज है। क्यों नहीं पढ़ानी चाहिए उन्हें तरंगों के फायदे? अरे म्यूजिक थेरेपी पे लोगों को इनाम मिल रहे हैं, हमको वो बताते ही नहीं है। डॉक्टरी में मेडिकल की किताब में तरंगों के फायदे बताते ही नहीं है। वो तांबे के उस पे लकड़ी घुमा के अवार्ड ले जा रहे हैं लोग। म्यूजिक थेरेपी से कोमा का इलाज कर रहे हैं, आईसीयू में बजा रहे हैं। आईसीयू की चीज जो बजा रहे हैं वो हमें भी तो पढ़ाई जानी चाहिए, शिक्षा के बिल्कुल। में तो अच्छा डॉक्टर साहब, चाहिए। नहीं वो बात सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। एक चीज और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल होता है, मैंने भी बहुत बार ट्राई किया, नहीं बजता है। आप तो खैर बजाते हैं शंख और आप लोगों को भी रिकमेंड करते हैं कि वो शंख बजाएं। ऑन एन एवरेज अगर किसी को शुरुआत करनी है तो किस तरीके से शुरुआत की जाए? कौन से मॉर्निंग में करें या शाम में शंख बजाया जाए? कितनी देर के लिए, कितनी बार उसको रिपीट किया जाए? जब आप मौज में हो, सबसे अच्छा मौज में यही कहूंगा, M फॉर मॉर्निंग, M फॉर मौज। जब आप रिलैक्स्ड हो ना तब करिए ऐसी एक्सरसाइज। व्हेन यू आर फ्री टू डू समथिंग पॉजिटिव, तो पॉजिटिविटी, मेरी पॉजिटिविटी तो सारे दिन के काम के बाद 1 घंटा मिलता है एक्सरसाइज करने का, थका आ रहा जाके करता हूं। लेकिन नहीं, सुबह का टाइम बेस्ट टाइम है, आपको फ्रेश होता है, ऑर्गन्स रिलैक्स होते हैं स्लीप में, आप पॉजिटिव होते हो, ऊर्जा आपके चारों तरफ। प्रातः काल में हम लोग तो खैर देर से सो के उठते हैं, जो लोग 4 बजे उठ के गुरुद्वारे जाते हैं उनसे पूछिए सुबह की मौज। तो वो मौज वर्ड मैंने बड़ा साइंटिफिकली यूज किया है यहाँ। मौज का मतलब जब हवा में ऑक्सीजन ज्यादा हो, आपके अंगों में ऊर्जा ज्यादा हो, आपका शरीर फ्रेश हो, उस समय आप शंख बजाइए तो एनर्जी अच्छी रहेगी। और 1-1.5 मिनट से ज्यादा बजाने की जरूरत नहीं है। रेगुलर सस्टेन्ड एक्सरसाइज हमारा नारा होता है। ये नहीं कि एक दिन जो है 200 डंड लगा लिए, दूसरे दिन एक भी नहीं। तो हमको रेगुलर बैलेंस सस्टेन्ड एक्सरसाइज करनी है एंड शंख इज द बेस्ट माध्यम। बिल्कुल, शंख बेस्ट है। डॉक्टर प्रियंका, बिल्कुल डॉक्टर प्रियंका, आपके पास आते हुए आप अक्सर बताती प्राणायाम, तमाम एक्सरसाइज, अभी आपने भ्रामरी प्राणायाम भी करके दिखाया था, ज्यादा इफेक्टिव क्या है, शंख बजाना या प्राणायाम, या फिर हम कहेंगे कि दोनों इक्वल है? देखिए, प्राणायाम का अपना अलग असर है और शंख बजाने का अपना अलग है। प्राणायाम से जैसे आप रिलैक्स मूड में जाते हैं, आपकी मसल्स रिलैक्स होती हैं ब्रेन की। अगर आप शंख बजाते हैं तो उससे आपकी कई तरीके की मसल्स रिलैक्स होती हैं, जैसे कि आपके पेट के निचले हिस्से की भी मसल्स रिलैक्स होती है, मूत्राशय या प्रोस्टेट, जितनी भी इस तरीके की समस्याएं होती है उसमें भी लोगों को काफी रिलीफ मिलता है। क्योंकि इसमें शंख को जब आप बजाते हैं तो आप सिर्फ आपके फेफड़े, आपका गर्दन, आपका मुंह ही इस्तेमाल नहीं होता, आप देखिए आपके पेट पे भी असर पड़ता है। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है वो लोग अगर शंख बजाते हैं तो उनको कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होता है। तो एक कुल मानना ये शंख के बहुत सारे फायदे हैं और प्राणायाम के फायदे जो हैं ब्रेन तक सीमित हैं। यानी दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं। चलते चलते आखिरी कमेंट प्रतीक जी। देखिए, सारा खेल सांसों का है और कहते हैं सांस निश्चित है, और ये इनहेल और एक्सहेल का ही खेल है पूरा शंख। और अगर आप गौर फरमाएं तो कुत्ता 25 से 30 बार और चीता 50 से 60 बार 1 मिनट में सांस लेता है, और हाथी 4 बार और मनुष्य करीब 15 बार। तो निश्चित तौर पर इससे कहीं ना कहीं आपकी जो सांस लेने की क्षमता है वो बेटर होती है, लंग्स बेटर होते हैं, और आपकी आयु अच्छी होती है। और आयु के कारक सूर्यदेव और बृहस्पति हैं ज्योतिष में। तो निश्चित तौर पर शंख जरूर बजाना चाहिए, रोज बजाना चाहिए। बिल्कुल, तो चलिए शंख बजाइए और आरोग्य रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।